हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर -1। एक छोटे से बेसमेंट में एक लड़की जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है। तभी किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला। जमीन पर पड़ी लड़की ठंडे पानी से कांप उठी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। धुंधली आंखों से जब उसने अपने सामने खड़ी जानी पहचानी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। कैसी हो मेरी प्यारी सौतेली बहन, उम्मीद करती हूँ कि तुम ज्यादा दर्द में ना हो। उसकी बातें सुनकर दर्शी, जिसके हाथ कांप रहे थे, उसने उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया है। उसे काफी दर्द भी महसूस हुआ, लेकिन वह दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। यह उसकी वह सौतेली बहन थी जिसे वह अपना सबसे करीबी इंसान समझती थी, जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया, जिसके बहकावे में आकर उसने अपने परिवार को बर्बाद कर लिया। उसका परिवार बैंकक्रप्ट हो गया, यहाँ तक कि उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उसके 3 भाइयों में से 2 को इसने बहुत बेरहमी से मार दिया था और उसे यहाँ कैद कर रखा था। क्यों मनारा, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दर्शी की हालत अब और भी खराब होते जा रही थी। उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे थे, उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। दर्शी माहेश्वरी, यह सब तुम्हारी गलती की वजह से ही हो रहा है। इतना कहते ही उसने दर्शी को एक तेज थप्पड़ मारा और जोर जोर से हंसते हुए बोली, अगर तुमने मेरे बहकावे में आकर अपने परिवार को नहीं छोड़ा होता और अपने उस मंगेतर को, जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, उसे नहीं छोड़ा होता तो तुम यहाँ तक कभी नहीं आती। तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मुझे नहीं पता कि अदम्य अस्थाना को तुम में ऐसा क्या दिख गया। जैसे ही मनारा के मुंह से अदम्य का नाम निकला, दर्शी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे मनारा की आंखों में जलन साफ दिख रहा था। अचानक मनारा ने दर्शी के सिर पर लात मारी, जिससे दर्शी को दिखाना और भी कम हो गया और वह बेहोश होने लगी। तुम्हारा अब टाइम खत्म हो गया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास भेज रही हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक दर्शी का सिर तेजी से जमीन लगा, जिससे दर्शी के सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ आग लगी है और वह उसके हाथों को जला रही थी। मनारा ने चारों तरफ आग लगा दी थी ताकि दर्शी का नामो निशान न रहे। इस समय दर्शी की आंखों में पछतावा और निराशा बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को निराश किया, अपने पिता, अपने भाई, अपने दोस्तों और सबसे ज्यादा अदम्य अस्थाना को, वह आदमी जो बहुत ही शक्तिशाली और ठंडा रहता था। अब उसकी हरकतों से वह अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था। उसकी बेरुखी से वह आदमी इतना टूट चुका था कि वह अब जीने की इच्छा भी नहीं रखता था। कुछ टाइम पहले ही उसने उससे कहा था कि वह कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी और वह चाहती है कि वह मर जाए। दर्शी। अचानक एक तेज आवाज ने दर्शी को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। अदम्य, क्या यह अदम्य की आवाज थी? उसने सुना था कि मरते समय लोगों को भ्रम होता है, ये भी उसका एक भ्रम ही होगा। ये सोचकर दर्शी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, अचानक से फिर से अदम्य की आवाज सुनाई दी। तभी उसे महसूस हुआ कि व्हीलचेयर की आवाज उसकी तरफ आ रही है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसे एक ठंडा और काफी प्रभावशाली व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। यह कोई और नहीं, अदम्य ही था। जैसे ही अदम्य ने दर्शी को पकड़ना चाहा, दर्शी ने तुरंत उसे धक्का दिया और बोली, चले जाओ यहाँ से। वह किसी भी कीमत पर अदम्य की मौत का बोझ अपने दिल पर लेकर मरना नहीं चाहती थी। उसकी सांस फूल रही थी। जब तक आदमी जिंदा था उसने उसे बहुत परेशान किया था। अब वह मरने वाली है तो वह किसी भी कीमत पर अदम्य को अपने साथ नर्क में नहीं ले जाना चाहती थी। इस जन्म में उसने उसके साथ अन्याय किया था। अगर कोई दूसरा जन्म होता। इतना सोचते ही दर्शी की आंखें बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन अदम्य ने दर्शी से एक शब्द नहीं कहा और उसे उसने कसकर गले लगा लिया। तभी दर्शी को पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। अचानक दर्शी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर का दर्द उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके ऊपर उसे एक सफेद छत दिखाई दी। क्या ये स्वर्ग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो काम किया है उसके लिए तो मुझे नर्क की सजा भी कम ही लग रही है, सोचा। क्या तुम जाग गई हो? अचानक दर्शी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने अपना सिर को घुमाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा था? वह अभी भी दर्द कैसे महसूस कर सकती थी जबकि वह मर चुकी थी? कुछ मत बोलो, अभी तुम्हारे शरीर में दर्द है। अचानक दर्शी को एक झटका लगा और जब उसने अपना सिर घूम कर देखा तो उसे अपना बड़ा भाई वैभव दिखाई दिया। भाई, आखिरकार तुम जाग गई, भगवान का शुक्र है। उसके चेहरे पर थकावट दिख रही थी और उसकी आंखें लाल थी। जब उसने दर्शी का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में शांति और उत्साह दिखाई दिया। क्या तुम कोई सपना देख रही थी? अचानक दर्शी के दिमाग में वह सभी घटनाएं आने लगी जो पहले हुआ था और उसे समझ में आया कि यह शायद उसका पुनर्जन्म था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसे मनारा ने मारा था मरने से पहले के। जब उसने आखिरी नजारे को याद किया तो उसका दिल कांप उठा। उसने एक लंबी सांस ली और अपने भाई के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई अदम्य कहाँ है? उद्धरण चिन्ह।
अदम्य, क्या तुम अदम्य अस्थान के बारे में बात कर रही हो? वैभव ने अपनी छोटी बहन से पूछा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बहन अदम्य से हमेशा दूर रहती थी और वह उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। अचानक तभी वार्ड का गेट खुला और एक ब्लैक कोट पैंट पहने इंसान अंदर आया। चैप्टर -2। जैसे ही वार्ड का गेट खुला, दर्शी और वैभव का ध्यान अंदर आ रहे इंसान पर पड़ा। वह इंसान काफी हैंडसम था और उसका चेहरा काफी हद तक दर्शी से मिलता था। ये कोई और नहीं, दर्शी का दूसरा बड़ा भाई अजय था। अजय वैभव से काफी ज्यादा हैंडसम था और साथ ही वह अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अजय जल्दी उसके पास आया और चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने दर्शी के सिर पर हाथ फिराया। चारों भाई बहनों ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था और अजय हमेशा दर्शी के लिए उसकी मां की तरह था। दर्शी के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सिर अपने भाई के सीने में छुपाया और बोली, भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। अपने भाई अजय को देखे हुए उसे काफी समय हो गया था। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी सौतेली मां की बातों पर भरोसा करके अजय के कंपनी के डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे, जिसकी वजह से उस पर पैसे चुराने का आरोप लगा था और उसे जेल में डाल दिया गया। बड़े भाई होने के साथ साथ वह काफी स्वाभिमानी व्यक्ति था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसके पिता ये सब सहन नहीं कर पाए और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसका फायदा उठाकर उसकी सौतेली मां ने उनके माहेश्वरी अंपार पर कब्जा कर लिया। बहुत दिनों बाद दर्शी को पता चला कि जब उसके भाई ने सुसाइड किया था तो उस समय उसके शरीर पर काफी छोटे थी और उसे काफी तरह से परेशान किया गया था। ये सब याद करके दर्शी की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। वैभव ने देखा कि दर्शी बहुत देर से कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए उसने चिंता से उसे हिलाया, क्या उसकी छोटी बहन पागल हो गई है? दर्शी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे और अदम्य के बीच क्या हुआ था? वैभव ने उसे ध्यान से देखा और उसे होश में लाने की कोशिश की। तभी दर्शी को याद आया कि उनकी जानकारी लीक होने की वजह से वह इस अस्पताल में है। इस समय दोनों परिवार चाहते थे कि उसकी सगाई अदम्य से हो। ये जानकर दर्शी अदम्य से मिलने गई थी। कार में अदम्य के साथ दर्शी का झगड़ा हो गया था और उसने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। वह 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ी रही, जबकि अदम्य व्हीलचेयर पर आ गया था। उस पर से उनका रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो गया और अस्थाना परिवार उससे नफरत करने लगा था। अदम्य कहाँ है? दर्शी ने अपने भाई के हाथ को पकड़ा और चिंता से पूछा। वह 3rd फ्लोर के वीआईपी रूम में है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, अजय ने दर्शी को शांत करवाते हुए कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद अजय बोला, अगर तुम्हें अदम्य पसंद नहीं है तो कोई भी तुम्हें उससे शादी करने के लिए नहीं कहेगा। मैं अदम्य से शादी करूंगी। क्या? उसका भाई वैभव ये सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन को सिर पर गहरी चोट लग गई है। दर्शी, क्या अदम्य ने तुमसे कुछ कहा है? डरो मत, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। वह भी बोला। वह हमेशा अपनी बहन पर ज्यादा प्यार लुटाता था। किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ऐसा कोई काम नहीं करने देगा जो वह न करना चाहती हो। अपने भाई की बात सुनकर दर्शी के चेहरे पर हंसी आ गई। अचानक उसे वो पल याद आया जब उसका भाई अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और दर्शी ने उसे अकेला छोड़ दिया। तभी उसके दिमाग में वह सीन घूम गया जब उसका भाई बाथटब में खून से लथपथ लेटा हुआ था। ये सोचकर अर्शी का दिल और भी ज्यादा दर्द करने लगा। ऐस कुछ नहीं है भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे अचानक महसूस हुआ कि अदम्य मेरे लिए बहुत अच्छा है। वैभव अविश्वास से अपनी बहन को देखने लगा। मुझे सच में लगता है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपना पति बनना चाहती हूँ। वैभव ने अचानक दर्शी के सिर पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उसे अभी भी दर्शी की बातों पर भरोसा नहीं था। क्या तुम पहले नहीं कहती थी कि तुम्हें अदम्य जैसे इंसान नहीं पसंद, तुम्हें तो सागर जैसे लड़के पसंद है ना? उद्धरण चिन्ह। सागर का नाम आते ही दर्शी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वह उससे कितना प्यार करती थी और उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वह हमेशा से मनारा से प्यार करता था। दोनों ने मिलकर ही उसके खिलाफ प्लानिंग की और उसे बेवकूफ बनाया। उसके लिए उसने अपने उन सभी लोगों को चोट पहुंचाई जो उससे प्यार करते थे। ये सब याद करते ही उसकी आंखें लाल हो गई। सागर का नाम मत लो भाई, दर्शी ने गुस्से में कहा। मुझे वह पसंद नहीं, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर वैभव अवाक रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे भी उसे वह सागर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह लड़का उसकी बहन के लायक नहीं था। बेशक उसकी नजरों में कोई भी आदमी उसकी बहन से शादी के लायक नहीं था। भाई, दर्शी ने अपनी आंखों से आंसू पूछे और बोली, मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की है और आप लोगों को चोट भी पहुंचाई। मैं उन सभी के लिए माफी मांगती हूँ। अब आप सब मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान हो। अजय और वैभव की आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी। जब से उनकी बहन होश में आई है वह अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से हमारी प्यारी बहन रही हो। अजय ने धीरे से दर्शी के सिर को सहलाया। भाई, क्या हम अस्पताल से घर जा सकते हैं? मैं घर जाकर जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सच बात तो यह है कि दर्शी अपने पिता और अपने भाई काव्य से मिलना चाहती थी। उसे याद था कि आज के दिन उसके पिता अस्थाना परिवार से उसकी गलतियों की माफी मांगने गए थे।
जबकि उसका भाई जो विदेश में पढ़ रहा था उसके परिवार ने उसे उसके चोटों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वह आज के दिन ही वापस आया था। डॉक्टर ने दर्शी को चेक किया और बताया कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जब अजय डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरा करने गया तब दर्शी अकेली बैठी थी। उसने जल्दी से खुद को ठीक किया, वह थोड़ी परेशान दिख रही थी। तब आखिरकार वैभव से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या बात है दर्शी? उद्धरण चिन्ह। दर्शी तुरंत बोली, मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलने जाना है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वैभव को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। क्या तुम मनारा की बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मनारा उसकी सौतेली माँ की बेटी थी जिसने सालों पहले उनकी माँ की जगह ली थी। वैभव को मनारा कभी पसंद नहीं थी, लेकिन दर्शी उन्हें बहुत पसंद करती थी। दर्शी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं अदम्य को ढूंढने जा रही हूँ। क्या? चैप्टर -3। अभी वैभव हैरानी ही था कि तभी उसे दर्शी की आवाज आई, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। फिर वह जल्दी से वैभव को वहीं छोड़कर ऊपर के वीआईपी वार्ड की तरफ भाग गई। एक चोर की तरह दर्शी दीवार से चिपक कर चल रही थी और जल्दी ही वह अदम्य के बोर्ड के सामने आई। उसने अपना सिर निकाल कर देखना चाहा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, अदम्य के वार्ड के सामने गार्ड पहले से ही खड़े थे। उन सब में उसके दो ऐसे लोग थे जो उसके लिए हमेशा लॉयल थे। दर्शी उनके पास जाने से थोड़ा झिझक रही थी। उन दोनों का नाम मोक्ष और जैकी था, जो अदम्य के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। मोक्ष और जैकी ने पहले ही दर्शी को देख लिया था। मोक्ष ने जैकी के हाथ को हिलाया और बोला, क्या ये माहेश्वरी परिवार की बदमाश लड़की नहीं है? ये यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। उस पर ध्यान मत दो, मोक्ष बोला। दोनों की नजरों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनका बॉस सबसे बेस्ट था, फिर भी उन्हें पता नहीं इस छोटी बेकार लड़की में क्या दिखा कि वह इसके लिए इतना कुछ करते आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि अदम्य के पैरों में गहरी चोट लग गई है और उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो वह कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये सब याद करके मोक्ष की आंखों में ठंडक आ गई। अगर अदम्य को दर्शी से इतना प्यार नहीं होता तो वह उसे कब का मार चुका होता। दर्शी दीवार से खड़ी अभी भी अपने विचारों में खोई थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो लोग उसे घूर रहे हैं। उसने सोचा कि अब यहाँ रहना बेकार है, इसलिए वह तुरंत उनके पास गई और बोली, क्या अदम्य अंदर है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मोक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया, जबकि जैकी ने नकली मुस्कान दी और बोला, बॉस आराम कर रहे हैं मिस माहेश्वरी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दर्शी तुरंत बोली, मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए मैं एक बार अदम्य से मिलना चाहती थी ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लेकिन उसकी बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ और जैकी तुरंत बोला, बॉस अभी फ्री नहीं है, इसलिए तुम बाद में आना। दर्शी अब और जोर नहीं दे सकती थी, इसलिए वह तुरंत बोली, ठीक है मैं कल आऊंगी, और मुड़कर वहां से चली गई। जैकी को अजीब लगा और उसने मोक्ष की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मिस माहेश्वरी कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रही है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, कौन जाने वह क्या करने वाली है, मोक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। मोक्ष दर्शी को किसी भी कीमत पर अभी अदम्य से मिलने देना नहीं चाहता था। 5 मिनट बाद आखिरकार अदम्य को ये सब बताने के लिए मोक्ष वार्ड के अंदर गया। जैसे ही मोक्ष अंदर आया उसने देखा कि अदम्य व्हीलचेयर पर खिड़की के पास बैठे बाहर के नजारे को देख रहा था। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना था जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उससे बात करना कितना मुश्किल है। मोक्ष उसके पास आया तो उसने देखा कि अदम्य बाहर क्या देख रहा है, तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बाहर वैभव दर्शी को कार में बिठा रहा था। दर्शी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, जिसे देखकर अदम्य के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। दर्शी ने कुछ कहा। अचानक अदम्य ने ठंडे भाव से मोक्ष से पूछा। अदम्य की नजरें अभी दर्शी के चेहरे पर थी, जो वैभव से बात करते समय एक प्यारी मुस्कान दे रही थी। मोक्ष थोड़ा झिझका और बोल, बॉस मिस माहेश्वरी अभी आपसे मिलने आई थी। अदम्य में के चेहरे के भाव बदल गए, वह क्या कहना चाहती थी? मोक्ष पीछे हुआ और बोला, उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती है और आपसे कुछ बात करना चाहती है। अब अदम्य की आंखें काफी ठंडी हो गई। उसे पता था कि दर्शी उनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात करने आई होगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके भाव को समझकर मोक्ष ने अदम्य को एक सिगरेट दी। अदम्य ने उसका एक लंबा कस लिया और मन में सोचा, किसी भी हालत में वह दर्शी को किसी और से शादी नहीं करने दे सकता। दर्शी सिर्फ और सिर्फ उसकी है। दूसरी तरफ अजय दर्शी को लेकर महेश्वरी मेंशन आया। माहेश्वरी परिवार सभी अमीर परिवारों में से एक था। जैसे ही दर्शी ने उस जाने पहचाने विला को देखा तो उसके दिल में मिले जुले भाव आने लगे। उसने उस पल को याद किया जब उसने इस घर को खो दिया था, जिसे उसने कभी अपने हाथों से खरीदा था, लेकिन अब उसके पास इसे वापस पाने का मौका था। जब यह मेंशन बनवाया गया था तब यह मेंशन दर्शी के नाम पर ही था। जब कार का गेट खुला, परिवार का बटलर जतिन तुरंत सामने आया। जैसे ही दर्शी कार से बाहर निकली उसने जतिन को देखा। जतिन एकमात्र ऐसा इंसान था जिन्होंने उसके परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने तुरंत कहा, थैंक यू जतिन अंकल। जतिन अंकल भी दर्शी की बातों को सुनकर हैरान हो गए। उन्हें याद था कि दर्शी कुछ सालों से कितने गुस्से और बदतमीजी से नौकरों से बात करती थी, लेकिन आज उसका व्यवहार काफी अलग था।
आपकी सेवा करना तो मेरे लिए खुशी की बात है मिस महेश्वरी। अजय को अपनी कंपनी के कुछ काम निपटाना था, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल गया। वैभव दर्शी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले आया। दर्शी पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं, तुम आराम करो, चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, वैभव ने कहा। भाई आपको भी तो बहुत सारे काम है, इसलिए आपको अपना काम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, दर्शी ने जवाब दिया। वैभव अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक फेमस एक्टर था, हालांकि वह उतना फेमस भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग उसे काफी पसंद करते थे। तुम्हारी तुलना में मेरा काम मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता, वैभव ने अपनी बहन को इतने सालों बाद अपनी इतनी परवाह करते देखकर भावुकता से कहा। उनके पिता अस्थाना परिवार से माफी मांगने गए थे और वह अभी तक वापस नहीं आए थे। उसे डर था कि जब उनके पिता वापस आएंगे तो दर्शी को ही इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। आखिरकार गलती वाकई में काफी बड़ी थी, उसकी वजह से न केवल अदम्य को चोट लगी बल्कि उसके पैर की चोट काफी गंभीर हो थी। अदम्य अस्थाना परिवार का वारिस था, इसलिए कोई भी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगा। दर्शी जानती थी कि उसका भाई किस बात को लेकर इतना परेशान है और उसे जाने के लिए वह मजबूर भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं ऊपर जाकर आराम करती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। दर्शी तुरंत सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे की ओर चली गई। उसने एक गहरी सांस ली और गेट खोला। जैसे ही उसने गेट खोला उसे उसके पूरे कमरे में सागर की फोटो दिखाई देने लगी, जिसे देखकर अचानक उसे गुस्सा आने लगा। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके कमरे से अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसने सागर की बहुत सी इस्तेमाल की हुई चीजों को भी संभाल के रखा है। दर्शी ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। उसे याद आया कि जब उसके पिता ने पहली बार उसके रूम को देखा था तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था, यहाँ तक कि वह दर्शी पर हाथ भी उठाने वाले थे, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बचा लिया। दर्शी ने जल्दी से अपने आप को संभाला और सभी तस्वीरों को हटाना शुरू किया। जब वह अपने काम पर लगी ही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मिस महेश्वरी आप क्या कर रही है? दर्शी ने पलट कर देखा तो वह इस परिवार की एक नौकरानी थी जो काफी सालों से यहाँ काम कर रही थी। आंटी जल्दी से किसी को बुलाइए और इन सभी तस्वीरों को निकालने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन क्या हुआ? अचानक आंटी ने चिंता से पूछा। सागर के प्रति दर्शी के जुनून को देखकर उन्हें यह अजीब लग रहा था कि दर्शी क्या कर रही है। इन सभी को जला दीजिए। क्या? अब तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मैडम को क्या हुआ है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि दर्शी इतना अजीब हरकतें क्यों कर रही है, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसकी बातों को मानना ही बेहतर समझा। उन्होंने जल्दी से कुछ नौकरों को बुलाया और तस्वीरों को निकालना शुरू किया। जब तक ये काम पूरा हुआ दर्शी इतना थक गई थी कि वह बेड पर तुरंत गिर पड़ी। अचानक उसकी नजर मिरर पर पड़ी। जब उसने अपने चेहरे के मेकअप को देखा तो पलकें झपकाई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि उसने अपना क्या हाल कर लिया है। मनारा ने उसे बहुत भड़काया था, जिसकी वजह से उसने अपना मेकअप और ड्रेसिंग स्टाइल काफी बदल दिया था, जो एक जोकरों की तरह लग रहा था। ये सब देखकर दर्शी तुरंत बाथरूम में गई और शावर लेने लगी। शावर लेने के बाद दर्शी ड्रेसिंग रूम में पहुंची। जब उसने वहां के मिरर में खुद को देखा तो आखिरकार उसे वह पुराना चेहरा दिखा जो वह देखना चाहती थी। दर्शी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे आप बूढ़ी होती जा रही है आपको और भी ज्यादा भ्रम हो रहा है। आपको कमरा साफ करने के लिए किसने कहा? मुझे मैडम ने कहा। क्या कहा तुमने? दर्शी तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? सभी जानते हैं कि दर्शी सागर से कितना प्यार करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ कहने की? यह मत समझो कि तुम एक बुरी औरत हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम इस तरह से परिवार के नियमों को अनदेखा नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में दर्शी को जरूर बताऊंगी, फिर देखना कि वह क्या हालत करती है। वह आवाज ये तो अंजलि है। अंजलि दर्शी की सौतेली माँ की भतीजी थी। अंजलि जब से इस परिवार में आई थी वह काफी लोगों पर रौब झाती थी और सबको रिश्तेदार होने के नाम से दिखावा करती थी। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर दर्शी को महसूस होता था कि यह मनारा की एक जासूस की ही थी। दर्शी की आंखें ठंडी हो गई और वह तुरंत कमरे में आई। उसने देखा अंजलि अभी भी बूढ़ी नौकरानी को डांट रही थी। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आया और वह तुरंत बोली, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब आवाज आई तो अंजलि ने ड्रेसिंग रूम के गेट के पास देखा तो पाया कि दर्शी वहां खड़ी थी। अंजलि को भरोसा नहीं हो रहा था कि दर्शी इतनी खूबसूरत है, क्योंकि दर्शी हमेशा अपने चेहरे पर बहुत मेकअप करती थी और आज वह बिना मेकअप के इस तरह से उसके सामने खड़ी थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार अंजलि होश में आए और तुरंत बोली, दर्शी तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? दर्शी ने तुरंत उसे घूर कर देखा और बोली, क्यों, इसमें क्या खराबी है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, इसलिए उसने अपना गला साफ किया और बोली, दर्शी मैं इस बूढ़ी नौकरानी को सबक सिखा रही थी। इसने सागर की सारी तस्वीरें को फाड़ दिया और मैं। उद्धरण चिन्ह। अभी वह आगे कुछ बोलती इससे पहले तुरंत दर्शी बोली, तुम बस एक नौकर हो, तुम्हें ये सब बोलने के लिए किसने कहा? अंजलि के हाव भाव बदल गए। हालांकि वह उसकी सौतेली माँ की भतीजी थी, लेकिन फिर भी वह एक नौकर की तरह काम करती थी।
अंजलि को नौकर कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह लगभग भूल ही गई थी कि वह यहाँ एक नौकर की तरह काम करती थी, लेकिन अचानक दर्शी के ऐसा बोलने से उसे गुस्सा आने लगा। दर्शी, क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम बहरी हो? दर्शी ने अपनी ठंडी आंखों से उसे देखा, जिससे अंजलि एक पल के लिए कांप गई। अंजलि तुरंत होश में आई और बोली, मिस महेश्वरी। जैसे ही उसने मिस माहेश्वरी कहा, दर्शी ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी और बोली, ये सही है, तुम एक नौकर हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए और इसे कभी मत भूलना। तुम्हारे महंगे कपड़े मेरे कपड़े से भी ज्यादा दिखावटी है और वह बेकार है, जाओ और इन्हें बदलो। अंजलि दंग रह गई। उसने अपने डिजाइनर ड्रेस को देखा और सोचा कि दर्शी पागल हो गई है, उसने कभी इस तरह से उसे नहीं डांटा था। क्या सचमुच में मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे? ये ड्रेस आपने मुझे गिफ्ट दिया था, इसलिए मैंने इसे आज पहन लिया। तो यह मैंने दिया है, तब तो तुम्हें इसे बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि दर्शी उसको नौकरानी वाली ड्रेस पहनने के लिए बोल रही है। सभी नौकरों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि दर्शी इस तरह की बातें करेगी। तभी अचानक दर्शी आगे बोली, अगर तुम इसे नहीं बदलोगी तो मुझे किसी और को बुलाना होगा। उसने दो नौकरानी को इशारा किया और बोली, तुम दोनों इसके कपड़े उतारो। क्या? नौकरों के मुंह से अचानक निकला। उन्हें पता था कि अंजलि को दर्शी अपनी बहन मानती थी, तो फिर आज क्या हुआ? क्या तुमने सुना नहीं कि मिस माहेश्वरी ने क्या कहा? अचानक बूढ़ी नौकरानी चिल्लाई, जिससे सभी लोग होश में आए और आगे बढ़कर उन्होंने अंजलि को जमीन पर गिरा दिया। अंजलि अचानक चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं चाचा को बता दूंगी। जब वह वापस आएंगे तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। चैप्टर -4। नौकर अंजलि की बातों से थोड़ा संकोच करने लगे। आखिरकार साधना इस घर की मालकिन थी, चाहे दर्शी के रिश्ते उसकी सौतेली माँ से कितने भी अच्छे क्यों न हो। अंजलि उनकी भतीजी थी, तो उन्हें डर था कि शायद बाद में उन्हें साधना के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दर्शी ने उन नौकरों को देखा और सोफे पर एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर बैठ गई। उसने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाना शुरू किया। अगर कुछ हुआ तो इसका दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगी, बस उसके कपड़े उतारो, उसने ठंडा स्वर में कहा, जिससे नौकरों में भी हिम्मत आ गई और वे अंजलि के कपड़े उतारने लगे। अंजलि हमेशा से उन नौकरों को परेशान करती थी, इसलिए अब उन्हें लगा कि यह उसके लिए एक सबक होगा। उन्होंने उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई। कुछ लोग तो इसी बहाने से उसे धक्का भी देने लगे। अंजलि की कोशिश अपने कपड़ों को बचाने की थी, जिसकी वजह से वह और इधर उधर गिरने लगी। बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? जाओ यहाँ से। वह लगातार ऐसे ही चिल्लाती रही। जल्द ही उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। पहले तो अंजलि उन्हें गालियां दे रही थी, लेकिन अंत तक उसकी हालत भिखारी की तरह हो गई, जो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दर्शी, तुम क्या कर रही हो? हम तो बहनों की तरह हैं, इन्हें रोको। दर्शी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। आखिरकार इतनी बेकार हालात पर भी कोई इस तरह से कैसे बात कर सकता था? अंजलि की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे लूट लिया हो। ये देखकर दर्शी को संतुष्टि महसूस हुई और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। देखो तुम किस तरह से जमीन पर बैठी हो, क्या तुम अब भी कुछ कहने की हालत में हो? हालांकि अंजलि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अभी अभी दर्शी की क्रूरता का अनुभव किया था और वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि धीरे धीरे खड़ी हुई और उस रूम से बाहर चली गई। उसने तय किया था कि जब वह वापस आएगी तो अपनी चाची को इसके बारे में बताएगी। दर्शी बहुत अच्छे मूड में आ गई। उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, साधना और मनारा उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होगी। वैभव हाल में बैठा अचानक वह खड़ा हो गया, क्योंकि उसे उसके पिता गुस्से में अंदर आते हुए दिखाई दिए। अगर इस बार दर्शी ने अपनी गलती नहीं मानी तो सचमुच उसे कोई नहीं बचा सकता था। दर्शी के पिता समय महेश्वरी काफी हैंडसम इंसान थे। इस उम्र में भी वह अपने बेटों से कम हैंडसम नहीं थे। उन्होंने एक ब्राउन कलर के सूट को पहना था। उनके चेहरे पर सख्त भाव थे, उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समय माहेश्वरी के साथ एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो काफी गहनों से लदी हुई थी। वह उनकी सौतेली माँ साधना थी। वैभव ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसके मुंह से निकला, पापा। दर्शी कहाँ है? समय ने आगे कुछ नहीं कहा था, तभी उनके पीछे से एक और इंसान सामने आया। वह कुछ हद तक वैभव जैसा दिखता था। ये कोई और नहीं, दर्शी का सबसे बड़ा भाई काव्य था। वैभव तुरंत बोला, वह ऊपर है, वह अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। मैंने सुना है कि वह एक कार एक्सीडेंट की वजह से घायल हो गई थी। किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वह अब ठीक है? काव्य ने चिंता भरे स्वर में पूछा। भाई चिंता मत करिए, दर्शी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए वह ठीक ही होगी। एक सुंदर लड़की सामने आई है। यह मनारा थी, जो तुरंत सामने आई। उसने एक व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह काफी सुंदर और मासूम लग रही थी। काव्य ने भौहें सिकोड़ ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। आपको इस बात पर इतना भरोसा कैसे है कि मैं ठीक हूँ? लगता है आपको मेरी परवाह नहीं है। सीढ़ियों से एक आवाज आई। सभी ने जब उधर देखा तो उन्हें वहां से दर्शी आती हुई दिखाई दी।
इस समय दर्शी ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, उसके बाल बंधे हुए थे, उसके होंठ काफी लाल दिख रहे थे, वह एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रही थी। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। वैभव सबसे पहले चिल्लाया, दर्शी। दर्शी ने एक हल्की मुस्कान दी, भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर उसने अपना सिर अपने माता पिता की ओर घुमाया, जो उसे देखकर उससे भी ज्यादा हैरान थे। दर्शी ने खुद को संभाला और बोली, पापा भाई बहुत टाइम हो गया आप लोगों को देखे हुए। काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर वैभव ने सबसे पहले कहा, दर्शी तुमने अचानक ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? दर्शी ने एक मुस्कान दी जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगी। नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, हमारी दर्शी तो सबसे सुंदर है, वैभव ने तुरंत कहा। तभी खांसने की आवाज आई। समय ने अपनी हैरानी को दबाते हुए खांसना शुरू किया। उन्होंने दर्शी पर गहरी नजर डाली और बोले, ये तो अच्छी बात है, आखिरकार तुमने अच्छे कपड़े पहनना सीख लिया। पहले तो वह दर्शी को डांटने आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी छोटी बेटी को अचानक इतने अच्छे से बात करते देखा तो उनका आधा गुस्सा गायब हो गया। उनके बगल में खड़ी मनारा अभी भी हैरान थी और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया ताकि वह अपनी जलन को छुपा सके। दर्शी ने एक सिंपल ड्रेस पहनी थी, तब भी वह इतनी शानदार लग रही थी। आखिरकार दर्शी को क्या हो गया, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? उद्धरण चिन्ह। साधना ने एक दिखावटी मुस्कान देते हुए कहा, दर्शी इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक नन्ही परी की तरह। अगर अस्थाना परिवार ने तुम्हें इस तरह से देखा होता तो वह भी तुम्हें माफ कर देते। दर्शी ने साधना की तारीफ की, कुछ ही शब्दों में उन्होंने खंजर से उस पर वार किया और मुस्कुरा भी रही थी। जब अस्थाना परिवार का जिक्र हुआ तो अचानक दर्शी के पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, दर्शी मेरे पास आओ। ये देखकर वैभव और काव्य तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। वैभव ने फुसफुसाते हुए कहा, पापा दर्शी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है और उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है, उस पर ज्यादा सख्ती मत करिए। काव्य ने भी तुरंत कहा, दर्शी अभी भी जवान है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो भी आपको उससे शांति से बात करना चाहिए। ये सुनकर समय ने एक ठंडी सांस ली और बोले, मैंने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम सब पहले ही उसे बचाने के लिए खड़े हो गए। तुम तीनों भाइयों ने उसे बिगाड़ दिया है और वह अब काबू से बाहर हो गई है। आज मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। दर्शी सीढ़ियों से नीचे उतरी और वैभव और काव्य को उसने साइड किया। दर्शी ने अपने पिता की तरफ कदम बढ़ाए जो उसके सामने खड़े थे। पापा मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहा। समय ने दर्शी की आंखों में देखा, वह उनकी छोटी बेटी थी जिससे वह बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वह और भी ज्यादा बदमाश हो गई थी। अगर वह आज अपनी गलती नहीं समझती तो उन्हें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हालांकि दर्शी ने उन्हें चौंका दिया। वह उनके पास आए और धीरे से बोली, पापा यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पिता ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने उनसे कोई बहस नहीं की और माफी भी मांगी। इस तरह की घटना ने उन्हें अपना गुस्सा निगलने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सच में अपनी गलती मानती हो? उन्होंने तुरंत पूछा। दर्शी ने जवाब दिया, हाँ मैं खुद जाकर अस्थाना परिवार से माफी मांगूंगी। उसने अपने पिता की ओर देखा जिनका चेहरा कुछ हद तक थका हुआ लग रहा था, और जब उसने अपने पिछले जन्म के किए गए कामों को याद किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा चिंता मत करिए, मैं आपको फिर से नाराज नहीं करूंगी। उसकी आंखें लाल हो गई और समय जो पहले काफी कठोर दिख रहे थे वह नर्म पड़ गए। दर्शी उनकी सबसे प्यारी बेटी थी, वह उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहते थे। यह अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम समझ में आया कि तुम गलत हो, समय ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन उनके हाव भाव नर्म थे। मनारा एक तरफ खड़ी होकर बाप बेटी के प्यार को देख रही थी। उसे बहुत जलन हो रही थी, वह इतने सालों से लड़ रही थी लेकिन समय ने उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ समय ने दर्शी को बड़ी से बड़ी गलती करने पर भी माफ किया। मानार दर्शी के पास आए और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, दर्शी रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। दर्शी अपने पिता को देखते हुए पिछले जन्म के यादों में खोई थी, लेकिन अचानक जैसे ही मनारा ने उसे गले लगाया उसे काफी घिन महसूस होने लगी। उसे पता था कि मनारा नाटक कर रही थी। पिछले जन्म में मनारा और साधना की वजह से उसका अपने परिवार के साथ रिश्ता खराब हो गया था। मिस्टर माहेश्वरी, दर्शी अभी भी जवान है और जवानी में ही लोग गलतियां करते हैं। हालांकि अदम्य का पैर हमेशा के लिए घायल हो सकता है, लेकिन अगर दर्शी ईमानदारी से उनसे माफी मांग ले तो मुझे विश्वास है कि अस्थाना परिवार उसे माफ कर देगा, मनारा ने दोबारा धीरे से कहा। जैसे ही अदम्य के पैरों का जिक्र आया समय का चेहरा उतर गया। दर्शी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दोनों औरतें लोगों को भड़काने में माहिर थी। अपने पिछले जन्म में वह इस जाल में हमेशा फंस जाती थी और अपने परिवार के साथ उसका रिश्ता इसी वजह से खराब हो जाता था। दूसरी तरफ मनारा और साधना पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगी थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद वह बहुत समझदार हो गई थी। चैप्टर 5। दर्शी ने अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाया और बोली, मैं अदम्य से माफी मांगने जाऊंगी और सगाई के बारे में भी उससे बात करूंगी। क्या? उद्धरण चिन्ह।
मनारा समय से भी ज्यादा हैरान थी। माफी मांगना एक बात है, लेकिन सगाई कोई मजाक नहीं है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। समय ने भी असमंजस से उसकी तरफ देखा। क्या तुम गंभीर हो? उद्धरण चिन्ह। बेशक, मैं इस मामले को लेकर गंभीर हूँ पापा। मैंने फैसला किया है कि मैं अदम्य से ही शादी करूंगी। मनारा को दर्शी की बातों से गुस्सा आने लगा। अदम्य एक अमीर, हैंडसम और पावरफुल इंसान था। वह एक ऐसा इंसान था जिस तक लोगों का पहुंचना आसान नहीं था। अदम्य जैसा इंसान उसके लिए ही बना था, न कि दर्शी जैसे बेवकूफ के लिए। मनारा ने सोचा। उसने तुरंत दर्शी हाथ पकड़ा और चिंता में पूछा, दर्शी तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम अदम्य से डरती नहीं हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसके साथ रहने के बजाय मरना पसंद करोगी? तुम अचानक अपना मन कैसे बदल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने सचमुच में ऐसा कहा था? अचानक समय हैरान होकर बीच में बोले। वो तो मैं बस गुस्से में थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तुम इस बात को इतना सीरियसली कैसे ले सकती हो? दर्शी ने अपना हाथ खींच और बोली, मनारा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मैं अदम्य में से शादी करूं? दर्शी के बोलते ही समय की नजर तुरंत मनारा पर पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि वह अजीब व्यवहार कर रही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आखिरकार तुम हमेशा से सागर को पसंद करती हो। इतना कहते हुए मनारा चुप हो गई। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा, जैसे उसके मुंह से यह गलती से निकल गया। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब यह नहीं था। हालांकि उसके चेहरे पर पछतावा जरा भी नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह जानती थी कि अदम्य को सागर के नाम से नफरत थी। दर्शी ने सागर के लिए बार बेतुकी चीजें की, जिसकी वजह से उनके बीच दरार पड़ गई। जैसा कि उसे उम्मीद थी, समय का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उन्होंने दर्शी से पूछा, सागर, क्या तुमने उसे बेकार लड़के का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है? उद्धरण चिन्ह। दर्शी ने मनारा की तरफ देखा और अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने एक दयनीय भाव लाते हुए कहा, पापा नाराज मत होइए। हालांकि मनारा ने मुझे सागर का पीछा करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोच और मुझे लगा कि मैं उसे अब पसंद नहीं करती। वैभव अपना गुस्सा रोक नहीं सका। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाए और बोला, मनारा मुझे पता था तुम ही हो जिसने दर्शी को सागर को पसंद करने के लिए उकसाया होगा। मनारा दंग रह गई। दर्शी कभी भी उसे इस तरह से फंसाती थी, अब वह उसे ही दोष दे रही थी। मुझे नहीं पता कि सागर किस तरह का इंसान है, आपकी बातों से लग रहा है कि वह अच्छा इंसान नहीं है, मनारा ने घबराते हुए कहा। साधना ने तुरंत आगे बढ़कर मामले को संभालते हुए कहा, मुझे लगता है कि दर्शी सागर को पसंद करती है। आखिरकार वह अपनी फीलिंग्स को इस तरह से कैसे नजरअंदाज कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि मनारा चाहती है? दर्शी कभी किसी को पसंद नहीं कर सकती। मनारा भी रोने का नाटक करने लगी। मैं तो बस यही चाहती थी कि दर्शी खुश रहे। दर्शी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गंभीरता से कहा, हाँ ये सच है कि मनारा मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि मैं सागर के बराबर आ जाऊं, इसलिए उसने मुझे उस तरह के कपड़े पहनना सिखाया और ढेर सारी सलाह दी, इसलिए आपको उसे गलत नहीं समझना चाहिए। ये सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गई। दर्शी के पापा और उसके भाइयों को अब पता चला कि दर्शी इस तरह के ड्रेस कैसे पहनती थी। मनारा बहुत घबरा गई थी। वह सोचने लगी कि दर्शी क्या सचमुच उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। बस बहुत हो गया, समय ने सबको बीच में बोलने से रोका। वह मनारा की ओर मुड़े, उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम हमेशा से दर्शी के करीब रही हो और जिस तरह से वह बर्ताव करने लगी थी, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें 3 दिनों के लिए घर से बाहर रहना होगा और अगले 3 महीने के तक तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी। मनारा ने बिना मन के सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहस नहीं कर सकती। दर्शी मनारा की हालत पर मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी सजा बहुत कम थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस शुरुआत थी। समय के गुस्से को देखते हुए साधना ने शुरू में मनारा की तरफ से बोले के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने समझदारी से वहां चुप रहना ही सही समझा। तभी कोई उनके बगल में आया और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही साधना ने मुड़कर देखा, अंजलि उनका हाथ पकड़ कर रोने लगी। आंटी, आपको मेरी मदद करनी होगी। साधना चौंक गई और जब उन्होंने अपनी भतीजी को देखा तो वह हैरान हो गई। वह यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। तुम रो क्यों रही हो? अगर किसी को कुछ भी पता नहीं होता तो वह सोचते कि माहेश्वरी परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ है। समय पहले से ही नाराज थे और जब उन्होंने अंजलि को इस तरह से रोते देखा तो उन्हें गुस्सा आया। अंजलि उनके गुस्से को देखकर हैरान हुई और उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। क्या हो रहा है? ठीक से बोलो, तुम रो क्यों रही हो? साधना ने अंजलि को खुद से दूर किया। वह थोड़ी नाराज थी। यह सुनकर अंजलि ने सिसकने का नाटक किया और बोली, आंटी, आज दर्शी ने सबके सामने मेरे कपड़े उतार दिए। समय का सर दर्द होने लगा। जब उन्होंने सुना कि दर्शी ने फिर से कोई तमाशा किया है तो उन्होंने कुछ सोचने से पहले बोला शुरू कर दिया, दर्शी, क्या तुम एक दिन भी बिना किसी हंगामे के नहीं रह सकती? तुम अभी वापस आए हो, फिर भी तुमने तमाशा खड़ा किया। वह जानते थे कि दर्शी का रवैया अभी ठीक है, लेकिन उसने ही गलत किया होगा। पापा शांत हो जाए, जरूर कोई गलतफहमी है। वैभव तुरंत बीच में आया। बस
मुझे नहीं पता कि तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट क्यों करते हो, चाहे कुछ भी हो, समय ने चिल्लाते हुए कहा। दर्शी यह जानकर थोड़ी डरी हुई थी कि उसके पिता उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ सालों में खुद पर ध्यान देने के अलावा साधना और मनारा ने उसके पिता के मन में भी उसके लिए खराब छवि बनाई थी। काव्य, एक तरफ हटो, आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। समय को अब गुस्सा आने लगा। काव्य की नजरें एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं हुई, वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने गहरी आवाज में कहा, पापा, अगर आपको किसी को थप्पड़ मारना है तो आप मुझे मार सकते हैं, मैं दर्शी के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सब मेरे खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? समय ने अपने बेटों को घूर कर देखा जो दर्शी के सामने खड़े थे, और उन्हें इतना गुस्सा आने लगा कि उनका हाथ कांपने लगा। वहां के हालात को देखकर साधना ने दर्शी के हाथ का पकड़ा और बोली, दर्शी देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाइयों को सजा मिलने वाली है, कुछ तो बोलो। पहले जब भी वो ऐसा कुछ कहते थे तो दर्शी गुस्से में आ जाती थी और अपने पिता से बहस करती थी, लेकिन अब वह कुछ सोच रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ी और समय के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए शांति से बोली, पापा, मैं इसे समझा सकती हूँ। इसमें समझाने की क्या बात है, तुमने ये किया या नहीं? समय ने बीच में टोकते हुए कहा। मैंने किया, लेकिन इससे आगे वह कुछ बोलती। हे भगवान दर्शी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अंजलि एक लड़की है और तुमने उसके लिए जीना मुश्किल कर दिया है। दर्शी की बात बीच में ही रोक दी गई। साधना ने जो अचानक बोला उसकी बातें सुनकर समय ने वैभव और काव्य को एक तरफ धक्का दिया और दर्शी के पास आए और गुस्से में एक थप्पड़ मारने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि दर्शी तुरंत पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? पापा, आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने दिया, ये ठीक नहीं है, दर्शी तुरंत बोली। तुम हमेशा परेशानी खड़ी करती हो, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे इसके बारे में पूछूं। समय ने गुस्से में कहा। दर्शी ने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखी। पापा, आप पहले ऐसे नहीं थे। जब माँ जिंदा थी तो आप हमेशा मेरी बात सुनते थे, मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते थे जैसा कि आप अब कर रहे हैं। समय थोड़ा नर्म पड़ गए जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में सुना। उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और तुरंत कुर्सी पर बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, तो फिर मुझे सारी बात बताओ। ये सुनकर जमीन पर घुटनों के बाल बैठी अंजलि बेचैन हो गई। उसकी नजरें झपकने लगी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दर्शी इतनी शांत कैसे हो सकती थी? दर्शी ने अंजलि की तरफ देखा और शांति से बोली, मेरा इरादा उसके कपड़े उतारने का नहीं था, मैंने तो बस वही वापस लिया जो मेरा था, लेकिन उसने उसे वापस देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे इस मामले को अपने हाथों में लेना पड़ा। समय ने अंजलि की ओर देखा, तो दर्शी ने तुम्हें कपड़े दिए थे? हाँ, वो कपड़े मुझे दर्शी ने दिए थे, लेकिन एक बार जब आप कोई चीज दे देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। दर्शी के बोलने से पहले ही अंजलि ने जवाब दिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और तुम पहले से ही अपने लिए बहस कर रही हो। माहेश्वरी परिवार के किसी नौकर को मेरे सिर पर सवार होने का हक कब से मिल गया? दर्शी के शब्दों से अंजलि का चेहरा बदल गया। एक बार फिर से उसे नौकर बुलाया गया। मैं माहेश्वरी परिवार की बेटी हूँ और वह एक नौकर। जब मैं उसे कुछ दिया तो यह मेरी दयालुता थी, अगर मैं उसे वापस ले रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? इसके अलावा अंजलि ने मेरी अनुमति के बिना कई बार मेरे कपड़े ले लिए। उसे सबक न सीखना मेरे लिए उसके ऊपर की गई दया थी, लेकिन आज मुझे लगा कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। दर्शी बोली और सभी चुप हो गए। दर्शी और अंजलि को हर दिन एक साथ खेलते देखकर हर कोई लगभग भूल गया था कि अंजलि सिर्फ एक नौकर है। दर्शी, आप सबके सामने इस तरह से उसके कपड़े नहीं उतार सकती, यह ठीक नहीं है, आप परिवार की छवि खराब कर रही है, साधना ने बीच में शांति से कहा। दर्शी ने सिर झुकाया, लेकिन अगर उसने मुझे कपड़े वापस कर दिए होते तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह सिर्फ एक नौकर है और उसने मुझसे ज्यादा शानदार कपड़े पहने हैं। वह माहेश्वरी परिवार पर उंगली उठा रही है, अगर यह बात बाहर गई तो हमारे परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे? सभी दर्शी के जवाब से हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाला। दर्शी की बात सही है अंजलि, अगर दर्शी अपने कपड़े वापस मांग रही थी तो तुम्हें उसे दे देना चाहिए था। इस बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। साधना की बात सुनकर दर्शी की आंखें ठंडी हो गई। साधना का क्या मतलब है कि इस मामले को बढ़ाया न जाए? अगर ऐसा है तो दर्शी इस मामले को और बढ़ावा देगी। दर्शी एक ने मासूम शकल बनाया और अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पापा, आपने अंजलि को महेश्वरी परिवार के घर के नौकर के रूप में आने की इजाजत केवल इसलिए दी क्योंकि आंटी ने कहा था कि उनकी भतीजी मेहनती और भरोसेमंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आंटी को लगता है कि मैं अंजलि से कंपटीशन कर रही हूँ और माहेश्वरी परिवार के घर के नौकर के रूप में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो बेहतर होगा कि हम उन्हें वापस भेज दें। काव्य ने भी बोला, ये सही है, महेश्वरी परिवार को ऐसे नौकर की जरूरत नहीं है। अगर यह यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम इसे यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वैभव ने भी सहमति में सिर हिलाया।